आजाद देश, खुली हवा, लहलहाते फसलों से भरे खेत की मिट्टी की सौंधी महक, शस्य श्यामला धरती मां और धरती का बेटा खुशहाल किसान। आज देश के कुल क्षेत्रफल के 47% भूमि पर काश्तकारी की जाती है। मध्य प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल 2,40,804 हेक्टेयर है, जिसमें आज खेती की उन्नत तकनीक का प्रयोग कर किसान फसलों की भरपूर पैदावार ले रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आई विकास की तेज लहर तथा संगठित भूमि सुधार उपायों ने प्रदेश की कृषि तथा धरती के बेटे किसान को एक नई दिशा प्रदान की, जिसके फलस्वरूप देश की मिट्टी में सोना उगलना प्रारंभ किया और देश एक बार फिर सोने की चिड़िया कहलाने की राह पर चल पड़ा। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। सदियों से चले आ रहे जुल्मों, अत्याचारों और लापरवाहियों का बोझ ढो रहे देश के किसान को अचानक ये सब नहीं मिला। इसके पीछे वर्षों की जद्दोजहद, त्याग, बलिदान और बलिदानों की अमर गाथाएं हैं। ये कहानी है उसी संघर्ष की, स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी धरती मां को आजाद कराने की। कहानी है विदेशी आक्रांताओं के चंगुल में फंसी भारत भूमि को आजाद कराने की। आधुनिक सभ्यता के आरंभिक दिनों में भारत का प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर था। जमीन और हस्तकला से उत्पादित वस्तुओं को गांव की जनता भरपूर उपयोग में लाती थी। जमीन का असली स्वामी राजा होता था। एक बार भूमि पर काश्त कर लेने के पश्चात ये मिल्कियत किसान के पास चली जाती थी। राजा के अधिराज्य और किसान के स्वामित्व के बीच कोई विवाद नहीं था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कृषि योग्य समस्त भूमि पर रैयत का पुश्तैनी हक है। अगर काश्त न की जा रही हो तो राजा खेती के लायक तथा बंजर सभी भूमि वापस ले सकता है। कुछ राज्यों में भूमि संबंधी अधिकार पारिवारिक इकाई में निहित थे। साथ ही प्राचीन काल में जमीन को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता था। देश में भूमि सुधारों का प्रथम प्रयास शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ माना जाता है, परंतु ये सुधार राजकोष में वृद्धि करने के लिए किए गए थे। इन सुधारों में प्रमुख भूमिका टोडरमल की थी, जो कालांतर में अकबर के 9 रत्नों में शामिल हुए। सदियों पुराना ग्रामीण समाज तथा आदमी और जमीन के बीच का परंपरागत रिश्ता यूं ही कायम रहा। करों का भुगतान फसलों के रूप में किया जाता रहा और करों की मात्रा उत्पादित फसल के आधार पर होती थी, जिनकी वसूली मध्यस्थों द्वारा की जाती थी। शेरशाह के नेतृत्व में टोडरमल ने मध्यस्थों को समाप्त कर रैयतवारी प्रथा प्रारंभ की। इन प्रयासों से किसानों को क्षणिक राहत मिली और इनका परिणाम काल के प्रवाहों के साथ तिरोहित हो गया। बाद में ठीक ऐसे ही सुधार टीपू सुल्तान द्वारा किए गए, जिसने राजस्व में वृद्धि के लिए राजस्व की निश्चित प्रणाली को अपनाया, परंतु ये प्रयास देश भर के किसानों पर स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सके और युगों युगों से देश का पेट भरने वाला किसान और विपन्न होता गया। माटी की महक और किसान के हक को हड़प करने के लिए असंख्य जमींदार, जागीरदार अपनी व्यक्तिगत फौजें लेकर आ खड़े हुए। मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में शाही शुल्क वसूलने वाले लोग और भी आक्रामक हो गए। इन
अर्ध सामंतों ने करों की दर और बढ़ाकर फसल का आधा हिस्सा कर दिया, जिसके फलस्वरूप किसान और बदहाल हुआ। और फिर 7 समंदर पार से आया फिरंगी व्यापारी, तिजारत करने किसानों के खून और पसीने से सनी माटी की सौंधी सुगंध की। फिरंगी शासन की जड़ें भारत की मिट्टी में तब तक गहराई में नहीं बैठ सकी जब तक उन्होंने ग्रामीण समाज को तोड़ नहीं लिया। निजामत का कार्य स्थानीय नवाबों और रियासतदारों के हाथों में रहा और दीवानी अंग्रेजों को मिली। इसका सबसे ज्यादा नुकसान माटी का और माटी के बेटे किसान का हुआ। अंग्रेजों ने अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए भूमि को ठेके पर उठाया और किसानों की दशा और खराब हो गई। और फिर आया 1770 का अकाल। माटी के बेटे किसान के पास परिवार के पोषण के लिए कुछ न बचा। उसी तत्परता से लगान वसूलते रहे और माटी की सौंधी महक में माटी के बेटे के निर्बल ढांचे से बहे खून की गंध मिलती गई। अंग्रेजों ने धीरे धीरे देश भर में अपने शासन का शिकंजा कस लिया।
उन्होंने अनुपस्थित भूस्वामी प्रथा को बढ़ावा दिया। अनुपस्थित भूस्वामी वे जमींदार और साहूकार थे जो स्वयं तो खेती नहीं करते थे, परंतु भूमि की मिल्कियत उनके पास सुरक्षित थी। फिरंगियों ने अपने लाभ के लिए उत्पादन के बदले भूमि की पैमाइश के आधार पर राजस्व लेना आरंभ कर दिया। लगान की ऊंची दरों, कठोर वसूली और जमींदारों के यहां की जाने वाली बेकार के कारण कर्जों में डूबता गया भारत का किसान। यारिया फिर आ गए? हजूर, अपन को सब कछु पत्र है हजूर। ये साल बिल्कुल फसल नहीं भाई। जो कछु भाई हजूर वो सब लगान में चली गई। खाबे को एक उदाहरण नहीं बचो घरे। ये हमारा मोड़ा मोड़ी जो मेरे और वो क्या खिलाएगा बाप। यही समय लाला की याद आते तो नहीं हजूर, ऐसी बात नहीं है हजूर। ये जो कछु तो सब कुछ तो अपने ढेगा धर दो हजूर। जमीन जायदाद बर्तन सोना चांदी अब का बचो। पुराना दूध भी तो नहीं चुका है मालिक, अपन को सब कुछ तो पता है मालिक। जो कछु तो हमारे ढेगा सब कुछ अपन का धर दो। का धरोगे अब? हजूर, मेहनत करके पाई पाई चुका दिया अपने मोड़ा मोड़ी खत्म खात हो जी राम भाई मेरो बेटा। वहाँ मोड़ा मोड़ी के चेहरा देखे के देते हैं आगे। आओ ऐसे आओ। भगवान हमको सुखी रखे बालक। घूमते हाँ। एक बात ध्यान रखिए, वसूल ले बालक, मेहनत करके एक एक पाई चुका दे। भगवान आपको घूमते बालक, घूमते बालक। कैद में पड़ी धरती सिसकती रही अपने ही पुत्रों की इस दशा पर। (1772) में वॉरेन हेस्टिंग्स ने जमींदारी की प्रथा को समाप्त कर इजारेदारी की प्रथा आरंभ की। इजारेदारी में ऊंची बोली बोलने वाले को भूमि स्वामी के अधिकार दिए जाते थे। इस व्यवस्था में ऊंची बोली बोलकर नव धनाढ्य भूस्वामी और अधिक मालामाल होते गए और घाटा पूरा करने के लिए किसानों से अधिक लगान वसूला जाने लगा। भू राजस्व का सही मूल्यांकन तथा अभिलेख रखने के लिए 1793 में स्थायी बंदोबस्त का कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कराया। इस भूमि बंदोबस्त से प्रथम बार कृषि योग्य भूमि का व्यवस्थित अभिलेख तैयार हो सका था, लेकिन ये स्थायी बंदोबस्त भी जमींदारों के लिए करवाई गई ऐसी व्यवस्था थी जिसके आधार पर अंग्रेजों के मित्र जमींदारों के हाथों में दस्तावेजी अधिकार दे दिए गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये स्थायी बंदोबस्त भारत के भूमि सुधारों के इतिहास की नींव का पत्थर साबित हुआ। में धरती पुत्रों के हितों पर एक और प्रहार के रूप में 7वें विनियमन हैप्टम लॉ की घोषणा हुई, जिसके तहत जमींदारों तथा महाजनों को रैयतों और किसानों से जमीन खाली करवाने के अधिकार दे दिए गए। साथ ही किसानों पर यह पाबंदी लगाई गई कि वे एक जमींदार को छोड़कर दूसरे जमींदार के पास जाने के लिए अपना इलाका नहीं छोड़ सकते। 1812 में पंजन लॉ को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत जमींदार पहले से ही करों की दर तय कर सकता था और फिर खेती के लिए लाइसेंस जारी कर सकता था। भूमि सुधारों से अपरिचित किसानों को जमींदारों एवं महाजनों के बही खातों ने पूरी तरह जकड़ रखा था। स्वभाव से शांत धरती पुत्र निर्भीकता के झूले में झूलता बेबसी से विदेशी आकाओं के कानूनों का पालन करता रहा और रखता रहा गिरवी अपना हल, बैल और यहां तक कि बीज भी।
क्या धरती पुत्रों ने क्रूर भाग्य के समक्ष हथियार डाल दिए थे? नहीं, उन्होंने अपने दुश्मन की शिनाख्त कर ली थी। वे फिरंगी सरकार, उसके शक्तिशाली संगठन, जमींदारों और महाजनों के नकाबपोश चेहरे की असलियत को समझ गए थे और फिर मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के धरती पुत्रों ने हलधर बन विद्रोह की हुंकार भरी। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। प्रयाण तूर्य बज उठे, पटह तुमुल गरज उठे, विशाल सत्य सैन्य लोह भुज उठे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रयाण तूर्य बज उठे, पटह तुमुल गरज उठे, विशाल सत्य सैन्य लोह भुज उठे। हल्द्वानी का विद्रोह पूरी तरह सफल नहीं हो सका। कारण वर्ग चेतना का अभाव, संगठन तथा कुशल नेतृत्व की कमी। और फिर किसान धरती को अपने खून से रंग उसी रूप में फिर वापस आ गए। अंग्रेजों का शोषण चलता रहा। किसान अपना हल, बैल तथा जमीन खेता रहा और बनता रहा खेतीहर भूमिहीन मजदूर। 1882 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या 70,20,000 थी। 1921 की जनगणना के मुताबिक ये आंकड़ा 2,10,00,000 तक पहुंचा और 1931 में इनकी संख्या 3,30,00,000 तक पहुंच गई। लेकिन माटी की सुगंध अभी कैद थी माटी के बेटों के दिलों में। एक आग सुलग रही थी और ये चिंगारी 20वीं सदी तक धधक कर ज्वालामुखी बन गई। 20वीं सदी की शुरुआत तक स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला पूरे देश में भड़क उठी थी। देश के आंदोलन में पदार्पण हुआ राष्ट्रपिता बापू का, जिनके अहिंसा और शांति के रास्ते पर चलकर पूरे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति की लालसा की मशालें प्रज्वलित कर दी गई। देश का हर वर्ग आजादी की लड़ाई में शामिल हो रहा था। धरती पुत्रों को भी बापू का नेतृत्व मिला और प्रथम बार पश्चिम चंपारण में नील की खेती कर रहे किसानों पर तिनखतिया प्रथा के किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करते हुए बापू ने आंदोलन का उद्घोष किया, जिसके फलस्वरूप किसानों को नील की खेती के बेगार से मुक्ति मिली। किसानों की समस्याओं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लगातार अपने आंदोलनों और अधिवेशनों में उठाया। 1919 के अमृतसर अधिवेशन में किसानों की समस्याओं को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल किया गया और जो प्रस्ताव पारित किए गए वो थे, पूरे देश के किसानों को भूस्वामी घोषित किया जाए, किसानों से कर लिया जाए लगान नहीं और जमींदारों से भू अधिकार क्रय किए जाएं। कालांतर में स्वतंत्रता आंदोलन की प्रत्येक महत्वपूर्ण सीढ़ी किसी न किसी
किसान समस्या अथवा भूमि सुधार से प्रेरित थी। महात्मा गांधी के बारडोली सत्याग्रह के फलस्वरूप वहां के किसानों को 80% लगान की जगह 6.25% लगान की छूट दी गई। ये किसानों की प्रथम विजय थी। देश के अशिक्षित किसान की समझ में अब ये बात आ गई थी कि उसकी विपन्नता के मूल में विदेशी शासकों की क्रूरतापूर्ण लूटपाट ही है। विदेशी सत्ता के चूहे को अपने कंधे से उतार फेंकने तथा धरती मां को आजाद कराने के लिए व्याकुल देश के हृदय प्रदेश का किसान और अधिक व्याकुल हो उठा और उसने बापू के नेतृत्व में अपने कदम आगे बढ़ाए। देश के मध्य भारत के कुछ हिस्सों में किसानों ने आजादी की लड़ाई में बहुत ही प्रमुखता से हिस्सा लिया और जुल्म सहे। बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल की कर्मभूमि जहां स्वतंत्रता की चाह अब तक हवा और मिट्टी में रच बस चुकी थी। छतरपुर 1930 का माह अक्टूबर की एक स्थानीय सभा सरकार को किसी भी प्रकार का कर नहीं देने के प्रस्ताव पर किसानों ने लगान देना बंद किया। राज्य की ओर से दमन चक्र आरंभ हुआ। नवंबर 1930 में एक किसान की अत्याचारों से मृत्यु के पश्चात आंदोलन और तेज हुआ। फलस्वरूप तत्कालीन महाराजा ने करों में छूट दे दी। यह स्थान साक्षी है उन किसान सेनानियों के अमर बलिदान का, सजू देउआ के त्याग का, जहां वे शहीद हुए धरती को आजाद कराने के लिए। 14 जनवरी 1931 किसानों की हो रही सभा पर अंग्रेजों के बर्बर अत्याचार तथा गोलीबारी के कारण हुए चरण पादुका कांड को मध्य प्रदेश का जलियांवाला कांड कहा जाता है। जब जब भूमि सुधारों का प्रश्न देश और प्रदेश के आंदोलनकारियों के मन में आया, तब तब विदेशी सत्ता को लगान देने की मजबूरी ने अपना फन उठाया। जब कोई भूमि सुधार नहीं तो लगान क्यों? ये सहज प्रश्न किसानों को उद्वेलित करता रहा। लगान विदेशी साम्राज्य के अन्याय का प्रतीक था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत मध्य प्रदेश वासियों के मार्ग निर्देशन हेतु बापू ने 1918 से 1942 के बीच में कुल 10 बार मध्य प्रदेश की यात्राएं की और आंदोलन का नेतृत्व किया। सिवनी के किसानों एवं आदिवासियों ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह से प्रेरित होकर एक नया सत्याग्रह आरंभ किया, जिसे जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना गया। इस सत्याग्रह के दौरान अंग्रेजी सरकार का बर्बरतम रूप टोलिया नामक ग्राम में देखने को मिला, जहां पर जंगल सत्याग्रह कर आदिवासी किसानों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। 1920 में छत्तीसगढ़ के धमतरी के कड़ेल नगर सत्याग्रह में किसानों ने अंग्रेजों के बर्बरतम अत्याचारों का सामना किया अहिंसापूर्वक। अंग्रेजों ने किसानों के मवेशियों पर अधिकार कर दिया और नीलाम करके लगान प्राप्त करने की कोशिश की, परंतु कोई बोली लगाने आगे नहीं आया। बाद में बापू ने धमतरी की यात्रा की और किसानों को प्रेरित किया। मध्य प्रदेश के प्रांत छत्तीसगढ़ अंचल में 1905 में कुछ गांवों के मालगुजारों के नेतृत्व में पट्टाबंदी आंदोलन छेड़ा गया था। स्वतंत्रता संग्राम की प्रत्येक महत्वपूर्ण सीढ़ी किसी न किसी भूमि सुधार अथवा कृषक आंदोलन से जुड़ी थी। मध्य भारत का किसान वर्ग स्वतंत्रता आंदोलन से अपनी समस्याओं के कारण जुड़ता चला गया। अंग्रेजी शासन और रियासतदारों की दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था ऐसी मुख्य समस्याएं थी जिन कारणों से शोषित किसान आंदोलनरत हो देश के स्वाधीनता के महायज्ञ में अपनी आहुति देने को तत्पर हुए। गांधी जी, नेहरू, पटेल, द्वारिका प्रसाद मिश्र,
गोविंदास तथा रविशंकर शुक्ल की अगुवाई में प्रदेश का किसान आजादी प्राप्ति के लिए उद्यत हो चला। लाठियां सही, शहीद हुए, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन निरंतर चलता रहा। अपने धरती पुत्रों के अगणित बलिदानों के पश्चात आई 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि, जब दिल्ली के संसद भवन में पंडित नेहरू के स्वर गूंज उठे। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not only or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और हमारा राष्ट्र ध्वज आजादी की खुली हवा में लहरा उठा। आजाद हुआ देश, देश की माटी और माटी की गंध। शक्ति स्वरूपिणी बहुबल धारिणी वंदित भारत माता। शक्ति स्वरूपिणी बहुबल धारिणी वंदित भारत माता। धर्म चक्र रक्षित तिरंग ध्वज अपराजित फहराता। धर्म चक्र रक्षित तिरंग ध्वज अपराजित फहराता। जय हे जय हे जय हे जय हे। अभय जय त्राता, अभय जय त्राता। जय जन भारत जनमन अभिमत जनगण तंत्र विधाता। जय जन भारत जनमन अभिमत जनगण तंत्र विधाता। जनगण तंत्र विधाता। जनगण तंत्र विधाता। देशवासियों द्वारा ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी के लिए किया गया लंबा संघर्ष देश के इतिहास के बलिदानी गाथा का अमर अध्याय है। 1857 में भटककर आजादी के लिए प्रज्वलित क्रांति ज्वाला की राख से जो ऊष्मा पुनर्ऊर्जाई हुई, उसकी अंतिम परिणति 1942 के बापू के भारत छोड़ो आंदोलन से हुई। अंग्रेजों के अत्याचारों से जूझते गांव में रहने वाले किसानों और मजदूरों ने स्वतंत्रता संग्राम में बापू के नेतृत्व में अपने प्राणों की आहुति दी, अपने खून से भारत भूमि को रंगा। इन बलिदानों के फलस्वरूप ब्रिटिश हुकूमत को पीछे हटना पड़ा और हवा में यूनियन जैक की जगह तिरंगा लहरा उठा। जय जन भारत जनमन अभिमत जनगण तंत्र विधाता। जय जन भारत जनमन अभिमत जनगण तंत्र विधाता। जय जन भारत जनमन अभिमत जनगण तंत्र विधाता। जय जन भारत जनमन अभिमत
जनगण तंत्र विधाता। जय जन भारत जनमन अभिमत जनगण तंत्र विधाता। शक्ति स्वरूपिणी बहुबल धारिणी वंदित भारत माता। शक्ति स्वरूपिणी बहुबल धारिणी वंदित भारत माता। धर्म चक्र रक्षित तिरंग ध्वज अपराजित फहराता। धर्म चक्र रक्षित तिरंग ध्वज अपराजित फहराता। जय हे जय हे जय हे जय हे। अभय जय ताता अभय जय ताता। जय जन भारत जनमन अभिमत जनगण तंत्र विधाता। जय जन भारत जनमन अभिमत जनगण तंत्र विधाता। जनगण तंत्र विधाता। जनगण तंत्र विधाता। और देश की आजादी के साथ आजाद हुआ किसान, किसान की माटी, एक नई आशा के साथ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में देश के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल के नेतृत्व में देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के प्रिंसली स्टेट का विलय भी भारत में हुआ। देश का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और हमारे देश ने भारतीय लोकतंत्रात्मक गणराज्य का दर्जा प्राप्त किया। आजादी के समय देश के हृदय प्रदेश में सेंट्रल प्रोविंस, बराक, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों के साथ राजस्थान के कोटा जनपद की सिरोंज तहसील को सम्मिलित कर एक नए प्रदेश की स्थापना की गई और नाम दिया गया मध्य प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को इसका विधिवत पुनर्गठन हुआ। फिरंगी शासन में किसानों एवं मजदूरों की त्रासदी से परिचित जन नेताओं ने आजादी के पश्चात कृषि और कृषकों की खुशहाली के लिए भूमि सुधार कानूनों के पुनर्गठन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया। इस दिशा में सबसे पहला काम था शासन और किसानों के बीच से मध्यस्थ यानी जमींदारी प्रथा की समाप्ति। भारतीय संविधान में वर्ष 1951 में जमींदारी उन्मूलन और अधिग्रहण के लिए प्रथम संशोधन किया गया। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पूर्व में ही कानून बनाकर तत्कालीन राज्यों की सरकारों ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करना आरंभ कर दिया था। तत्कालीन सरकार ने मध्य प्रदेश स्वत्वाधिकार जागीर महल और संक्रमित भूमि अधिनियम 1950 के अंतर्गत मालगुजारी प्रथा की समाप्ति के लिए प्रावधान किए। जमींदार, जागीरदार और मालगुजार जैसे वर्षों से स्थापित मध्यस्थों को समाप्त करना आसान काम नहीं था। सरकार को इसमें विरोध का सामना भी करना पड़ा। यहाँ पर जागीर सनद के रूप में प्राप्त होती थी और उसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसके बदले में क्षतिपूर्ति देने की कानूनी बाध्यता नहीं थी। फिर भी जागीर जांच समिति मध्य भारत की अनुशंसा के अनुसार जागीरदारों को पुनर्वास हेतु मध्य भारत और अन्य स्थानों पर कुछ आर्थिक सहायता या क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार मध्य भारत में मध्य भारत जागीर उन्मूलन अधिनियम 1951 लागू किया गया।
जिसमें ये प्रावधान था कि जमींदारों की कुल शुद्ध आय की 8 गुनी रकम क्षतिपूर्ति के रूप में उन्हें दी जाएगी। मध्य भारत में इस अधिनियम के लागू होने से 1,21,993 जमींदार इस अधिनियम से प्रभावित हुए और 18,636 वर्ग मील भूमि सरकार के नियंत्रण में आ गई। इसी प्रकार विंध्य क्षेत्र के लैंड रेवेन्यू एंड टेनेंसी एक्ट 1953 के द्वारा क्षेत्र के मध्यस्थों के अधिकार सीमित करने के प्रावधान किए गए। विंध्य प्रदेश में जमींदारी प्रथा जुलाई 1954 में समाप्त की गई और क्षतिपूर्ति की राशि 10 समान किश्तों में जमींदारों को दी गई। तत्कालीन भोपाल राज्य में कुल 2120 जागीरदार थे। राज्य में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 2 अक्टूबर 1953 को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत मुआवजे की रकम का भी प्रावधान था। मध्य भारत के जागीरदारी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में जागीरदारी की शुद्ध आय की 7 गुनी रकम क्षतिपूर्ति के रूप में देने का प्रावधान रखा गया। इस अधिनियम से 1,327 जागीरदार मध्य भारत में प्रभावित हुए और क्षेत्र के धरती पुत्रों को, जिन्हें असामी कहा जाता था, पक्के भूधारण अधिकार प्राप्त हुए। राज्य के पुनर्गठन के समय इसमें सम्मिलित की गई मध्य प्रदेश की इकाइयों का क्षेत्रफल और जनसंख्या थी: मध्य भारत 1,20,843 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 79,54,154, जिसमें 72% लोग कृषि पर निर्भर थे। भोपाल 17,883 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 8,36,474, जिसमें 66% लोग कृषि पर निर्भर थे। विंध्य प्रदेश 71,365 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 35,74,690, जिसमें कृषि पर निर्भर लोगों का प्रतिशत था 88% और महाकौशल 2,42,585 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या थी 1,36,40,495, जिसमें कृषि पर निर्भर लोगों का प्रतिशत था 71%। इस प्रकार मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय इसमें सम्मिलित किए गए क्षेत्रों में कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या का ही प्रतिशत सर्वाधिक था। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात प्रथम मुख्यमंत्री बने पंडित रविशंकर शुक्ल, जिनके नेतृत्व में राज्य का शासन इन सुधारों को लागू करने के लिए कृतसंकल्प था। कृषि प्रधान देश का कृषि प्रधान प्रदेश मध्य प्रदेश अपने किसानों की दशा सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1953 में गठित केंद्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन की दिशा में भी अग्रसर था और मध्यस्थों के उन्मूलन के बाद इन सिफारिशों में सबसे महत्वपूर्ण थी काश्तकारी सुधार अर्थात टेनेंसी रिफॉर्म की सिफारिशें। ये हैं आजादी के बाद मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के किसान राधेलाल। इन्हें तो मालूम ही नहीं था कि खेत अब उनके हो गए हैं। राम राम लाला जी। जयराम जी की राज का हो रहा है? कचूरी तेरा आमन की रखवारी यार करा तरह। देखो ना मालक, अब जे गांव के मोड़ा इतने बदमाश है राम भाई। जब देखो सब तोड़ के पकड़ा गए। अब एक आम चोरी चलोगे तो मालिक वो गुला टोट डाले। राम तो है। हजू तना अस्पताली थी। चलो एक मिनट हजूर, एक मिनट। राज वो है सरकार। अब हजूर काय राज है? तुम खेत तो जोतते ही हो। अगर हम तुम्हारी कोई खेत को मालिक बना दें तो? अरे अपन कैसी बात कर रहे हैं मालिक? जमीन के मालिक और हम। अरे 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 मालिक, अगर सुन लो ना मालिक ने तो जो नौकरी जी भी चली जी है, हमें ना चाहिए जो मालिकानो हक है। देखो राज, मैं तुम्हें इतने दिनों से समझा रहा हूँ। अरे गांव में दूसरों लोगों में बताओ हुई है, इनमें कोई बेईमानी नहीं है। अरे सरकार को हुक्म है, सरकार ने कानून बनाओ है कि मालिक मकबूजा जमीन के कब्जेदार या इनामी खातों के कब्जेदार या जमीन के असली कब्जेदार किसान। अरे भैया, तुम्हारे जैसे सिकमी जोतदार अब उन जमीनों के खुद ही मालिक बन गए हैं। अरे
कानून है, इनमें बेईमानी कहाँ है? अरे भैया सरकार को हुक्म है। हाँ हाँ, हमने कह दिया हम ना बने मालिक। चाहो का अपन चाह रहे हमको मालिक बनावे हो, अगर फिर सुन ली ना मालिक ने तो जो नौकरी जेबी गई। अरे मालिक कछु नहीं कर सकत। काय अरे सरकार की ओर से हुक्म है। अरे लाला जी की बातें मालिक बना। अरे तुम्हारे नहीं कहने से क्या होता है? अरे कानून बना दो है सरकार ने। अच्छा अबे तो हम चलत हैं, अब तुम्हारी चौपाल पे आके बते हैं। क्या बात है राधे, क्या बात होगी भाई, क्यों खुशफुसा रही? मास्टर जी, जमींदार मालिक को पतों पर है तो गजबई आए होंगे। अरे मालिक जमींदारों को मालूम है, दुनिया भर को मालूम है कि जमींदारी खत्म हो गई। अरे इतनी बार समझाया कि अब जो जमीन का जोतदार है वही जमीन का मालिक होगा। तू राजस्व संहिता में लिखा है। हम आता तुम्हें समझाओ। देखो राधे, हमारी सरकार ने किसानों की भलाई के लिए जो नियम बनाए हैं उसमें कर निर्धारण के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। पहले देखो, आधा या उससे ज्यादा हिस्सा पैदावार का लगान में लेते थे, अब क्या हो गया है, 5वें हिस्से से ज्यादा फसल का लगान में ले ही नहीं सकते। कितनी फायदा बात बताओ। और दूसरी बात यह है कि मालिक मकबूजा जमीन के काबिज या इनाम में मिली जमीन या जिन्हें माफ कर दी गई जमीन, उन पे जिनका भी कब्जा है उसका मालिकाना हक उन्हें मिल जाएगा। राधेलाल जैसे कई किसानों को ये नहीं मालूम था कि जमींदार अब केवल खुद काश्त के लिए ही भूमि अपने पास रख सकते हैं, और ये भी कि काश्तकारों को मालिकाना अधिकार भी दे दिए गए हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल तक प्रदेश में 42 लाख जोतदारों को 3.76 लाख हेक्टेयर भूमि में भूस्वामी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। उचित लगान का निर्धारण, भूमि के स्वामित्व का अधिकार और भूमि व्यवस्था की सुरक्षा के कानूनी सुधारों के अलावा भी प्रदेश में लगभग इसी समय एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति की आंधी भी चल रही थी। देश और प्रदेश में चल रही भूमि सुधार की ये सामाजिक क्रांति थी विनोबा भावे का भूदान आंदोलन। भारत के आजाद हो जाने के बाद विनोबा ने देश के भूमिहीन ग्रामीणों के लिए भूदान यज्ञ प्रारंभ किया। ये देश के भूमि सुधारों की दिशा में एक अभिनव और बेमिसाल क्रांति थी। विनोबा के भूदान यज्ञ ने दुनिया भर को चकित कर दिया। दुनिया भर से आए विदेशी लोग उनसे इस यज्ञ के बारे में जिज्ञासा करते। विदेशियों की जिज्ञासा के संबंध में एक बार विनोबा ने कहा, वे मुझसे पूछते हैं कि ये काम जिस तरह इस देश में चला वैसे हमारे देश में चल सकता है या नहीं। विनोबा के इस आंदोलन का लक्ष्य शोषणहीन, निरपेक्ष व वर्गहीन समाज की स्थापना था। दूसरे शब्दों में सबका उत्थान अर्थात सर्वोदय। विनोबा जी ने सभी संस्थाओं से कहा, आप सब मिलकर सर्वोदय समाज रचना करें और भारत में उसके माध्यम से नया समाज हो। तो ये सब बातें चल रही थी उस समय आंध्र प्रदेश के, आज आंध्र प्रदेश हो गया, उस वक्त तो हैदराबाद राज्य था। तो उसमें एक इलाका तेलंगाना, वहाँ से बार बार एक खबर आती रही कि जमीन के कारण बहुत झगड़े हो रहे हैं और सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। तो विनोबा जी ने सोचा कि सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं क्योंकि जमीन का बंटवारा ठीक नहीं हुआ, तो इसके लिए कुछ करना चाहिए, कम से कम वहाँ रक्तपात तो रुके। तो विनोबा जी पदयात्रा करते वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे, उनकी कल्पना तो कुछ नहीं थी, लेकिन ये जरूर था कि भारत के जो उत्पादन के साधन, सबसे बड़ा साधन जमीन है, उसका
व्यक्तिगत मलकियत नहीं होना चाहिए, ये तो उनके दिमाग में चली रही थी बात। तो एक बार ऐसा हुआ, अप्रैल 1951 की बात है। तो प्रार्थना सभा हुई, फिर विनोबा जी ने यही चर्चा छेड़ी कि यहाँ जमीन के झगड़े होते हैं, इसीलिए होता है कि किसी के पास बहुत जमीन, किसी के पास जमीन ही नहीं, भूमिहीन है तो क्या खाएगा, आदि आदि सब चर्चा कर रहे थे। तो वहीं वो गांव का नाम था पोचमपल्ली, तो पुरानी कहानी सब जानते हैं। तो पोचमपल्ली आज आंध्र प्रदेश में है। तो वहाँ विनोबा जी ने जो प्रार्थना के बाद ये बात कही, तो वहाँ एक आदमी खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि बल्कि हमारे परिवार में चर्चा हो रही थी, हमारे पिताजी गुजर गए तो हमारा 100 एकड़ ज़मीन है, हम सोच रहे थे 100 एकड़ ज़मीन का पिताजी के नाम से कुछ करना चाहते हैं, तो अब आप आ गए हमारे गांव में, तो हम सोचते हैं 100 एकड़ ज़मीन आपको दे दें। तो विनोबा जी एकदम शॉकिंग था। अब हिंदुस्तान की कहानी तो बताती है, दुर्योधन ने कहा धर्मराज को ये 1 इंच भूमि में नहीं देता हूँ, कृष्ण जब गए तो उसी से तो महाभारत हो गया। तो ये 1 इंच, बल्कि उन्होंने तो कहा था सुई के नोक की जमीन नहीं देता, तो सुई के नोक की जमीन भी नहीं देंगे कहकर तो लड़ाई कर लिया महाभारत। और यहाँ ये आदमी कह रहा 100 एकड़ जमीन दे दे। तो विनोबा जी को एक तरह से, तो गांधी जी को भी ऐसे होता था पहले कि कभी तो नमक आंदोलन शुरू कर दिया, क्या क्या शुरू कर दिया। तो विनोबा जी को लगा ये तो भगवान की ही प्रेरणा है कि इस आदमी के लिए वो कह रहे हैं 100 एकड़ जमीन देंगे। तो वही लोगों से पूछा 100 एकड़ जमीन भाई दे रहे हैं, तो यहाँ कितने लोगों को जमीन चाहिए, देखो कितने लोग भूमिहीन है। तो निकले कितने परिवार थे, तो उन्होंने कहा कि ये सब जमीन यहीं बांट लो, उन्हीं को सौंप के आ गए। तो सौंप के आ तो गए, लेकिन उनके दिमाग में बराबर ये बात चलती रही, ये तो बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि गांधी जी और विनोबा जी का एक मुख्य सिद्धांत क्या है कि खराब से खराब आदमी हो तो भी उस आदमी में कुछ अच्छाई होती है, और उस अच्छाई को ही अगर बढ़ा दें तो अच्छे अच्छे काम होंगे दुनिया में। तो ये विश्वास मनुष्य की अच्छाई की विश्वास, तो ये विश्वास तो उनका था ही। उन्होंने सोचा अब चलो इसको और हम आजमाएं। तो चले, फिर और गांव में गए, फिर गांव में जाकर कहा कि पोचमपल्ली में तो ऐसा हुआ, जमीन दिए। तो दूसरे गांव में कहा अच्छा वहाँ जमीन दे तो हम भी थोड़ा दे देंगे। तो होते होते तो विनोबा जी ने तो उसका एक फार्मूला बना दिया, सूत्र बना दिया। और वो सूत्र ये बनाया कि जहाँ जहाँ गए लोगों को कहने लगे कि आपके मान लो 4 बेटे हैं, तो 4 बेटे को तो बटेगी तुम्हारी जमीन। अब मान लो मैं 5वां बेटा आ गया तुम्हारा, तो अब 4 के बदले बंटवारा 5 कर लो, 1 हिस्सा मुझे दे देना, 5वां हिस्सा। तो ये जमीन लोगों को अखरता भी नहीं था, और उनका एक आध्यात्मिक भाषा थी। तो जगह 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 ऐसे होने लगा। तो वही जिस देश में जमीन के लिए इतने मांस मरी होती थी, खून कत्ल होता था, उस देश में हजारों एकड़ जमीन विनोबा जी जहाँ गए, और विनोबा जी ने तो अपने सब कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित किया, आप भी जाओ अलग अलग जगह प्रयोग करो। तो एक तरह से एक बाढ़ जैसा आ गया। इस प्रकार शुरू हुआ था एक महान विश्व में अनूठा आंदोलन, भूदान यज्ञ। भूदान यज्ञ उन्होंने भूमिहीनों की भूमि की समस्या को दूर करने के लिए प्रारंभ किया, लेकिन बाद में उसमें संपत्ति दान, ग्राम दान, श्रमदान आदि भी जुड़ते गए। मध्य प्रदेश में 1968 में भूदान यज्ञ अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ बोर्ड की स्थापना की गई। जिले, तहसील और संभाग स्तर पर भूदान यज्ञ समितियां स्थापित करने का प्रावधान भी किया गया। राम राम साहब। राम 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 राम। और अरे क्या हाल है? सब ठीक है, भगवान की कृपा है साहब। कैसी रही फसल? अब कहाँ बताए साहब, हमारी जिंदगी में तो दुख ही दुख लिखी। अब खेती मिल गई तो चैन नहीं है, अब पंचू मादी खेती कह रहे बदल लो, अंगूठा लगा दो। अब क्या बताओ साहब, पुरखन दर पुरखन हमारे लिए एक बावाली खेती थी, एक जावाली खेती थी। हमारे खेती कराता है घर की, अब आप ही बताओ कैसे बदलने। अच्छा अच्छा, जगबंदी वाली बात कर रहे। लाओ इधर में समझाओ। देखो राधे, अभी तो तुम खेती कर लेते, तुम्हारा एक खेत यहाँ है
एक मेड़ वाला गांव के उस तरफ। अभी तो सब ठीक ठाक हो रहा है, पर जब तुम्हारा लड़का बड़ा होगा, शहर पढ़ने चला जाएगा, तब कौन रहेगा तुम्हारे पास देखभाल? अरे छोटे छोटे खेतों को मिलाने से दो फायदे। पहला तो ये देखभाल बहुत अच्छे से हो जाती, लड़का रहे नहीं रहे अपनी देखभाल हो गई। दूसरे सबसे बड़ा फायदा, फसल की पैदावार बढ़ जाती, समझे? देखो माँ साहब, ये सरकार है ना, ये नए नए कानून बनाकर सबरे गाँव वालों को उल्लू बना रही है। अरे लगा दो अंगूठा तो गई जमीन। ये कोई नई बात तो है नहीं, 1928 में भी चकबंदी कानून। हाँ, आजादी के बाद इसमें बढ़ोतरी आई, इसमें थोड़ी गति आ गई। भू राजस्व संहिता में इसके लिए नियम बन गए, जिले में चकबंदी अधिकारी बन गए। लेकिन हमसे तो किसी हद तक नहीं कही, पंचू माते ही बार बार गाँव वालों को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। असल में तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता धारा 206 में लिखा है कि अगर दो किसान सहमति दे दे, दस्तखत कर दे कि हमारी जमीन मिला दो, एक कर दे, तो कलेक्टर इसमें कार्रवाई करके उनकी जमीन एक कर देंगे। माँ साहब, तुम्हें कानून की सब बातें कैसे मालूम भाई? दरअसल मेरा छोटा बेटा वकील है ना, और फिर मैं जिले की चकबंदी पंचायत के सदस्य भी हूँ, इसलिए सब मालूम हो जाता है मेरे को। चकबंदी पंचायत? हाँ, अब तो गांव गांव में चकबंदी पंचायत बनाने के नियम है हमारी राजस्व संहिता। देखो राधे, अगर गांव के 2/3 किसान तैयार हो गए और उन्होंने दस्तखत कर दिए, तो समझ लो चकबंदी पंचायत शुरू। और ये तुम्हारे ऊपर भी बंधनकारी होगा, सबको मानना पड़ेगा। वो देखो पंचू भी आ रहा है। राम 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 पंचू, आओ। जय राम। मैं इसे चकबंदी पंचायत के बारे में समझा रहा हूँ। अब हम क्या समझाएं मास्टर, हम तो समझा समझा के परेशान हो गए। कहा है कि इनके मन में करगाव है सक घर। अब तो जो कभी समझाने हैं आप ही समझाओ। शक की कोई बात है ही नहीं। हमारी प्रदेश की राजस्व संहिता, मतलब उसमें नियम है कि पैदावार के हिसाब से ही फसलों की अदला बदली होती खेतों की। अब जैसे जिसका चावल का खेत है, चावल के खेत वाले से अदला बदली हो जाएगी, गेहूं के खेत वाले, गेहूं के खेत वाले से अदला बदली हो जाएगी। और फिर अंगूठा लगाने से ही काम नहीं बनता राधे, क्योंकि चकबंदी पंचायत में बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे चकबंदी अधिकारी आता है, वो जांच पड़ताल करता है, नियम कानून के हिसाब से आपकी सब कुछ देखभाल करता है। और फिर हैसियत खतरा के हिसाब से नाप जोख होती, तभी तो अदला बदली होती। ऐसे थोड़ी कुछ हो जाएगा। क्या पंचू? बताओ, ऐसा तो होता नहीं। सब कछु ठीक ठाक देख के है कि नहीं राजा? अब नहीं को समझाओ। राधेलाल जी जरा शक्ति आदमी है, उन्हें कानूनों की जानकारी भी नहीं है। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि हमारे प्रदेश में चकबंदी का काम आजादी के बाद नई तेजी से शुरू किया गया था। छोटे छोटे खेतों के बदले एक स्थान पर एक बड़ा चक हर किसान को मिले, चकबंदी का यही उद्देश्य था। मध्य प्रदेश में 1960 में 1560 हेक्टेयर भूमि पर चकबंदी की जा चुकी है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 237,000 हेक्टेयर भूमि पर चकबंदी हो चुकी थी और 1968-69 में ये संख्या 319,000 हेक्टेयर तक पहुंच गई थी। चकबंदी कार्यक्रम प्रदेश के भूमि सुधारों की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। कार्यक्रम मध्य प्रदेश में बहुत ही सफलतापूर्वक चलाया गया। कृषि सर्वेक्षण 1990-91 के अनुसार मध्य प्रदेश में जोत का औसत आकार 2.6 हेक्टेयर है। मध्य प्रदेश में आजादी के बाद भूमि सुधारों में एक और नया आयाम जुड़ा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में, जब भूमि की जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग्स एक्ट 1960 अर्थात कृषि जोतों पर अधिकतम सीमाएं अधिनियम 1960 पारित किया गया। इस कानून के लागू हो जाने से 1 जुलाई 1967 तक सरकार को 27,529.5 हेक्टेयर भूमि प्राप्त हो गई थी। मध्य प्रदेश राज्य का भूतल ऊंचा नीचा है। विविध भौगोलिक स्थिति वाले इस प्रदेश में कृषि भूमि की मिट्टी और उस मिट्टी में होने वाली पैदावार भी विविधतापूर्ण होगी।
और मिट्टी में सुधार भूमि सुधार का महत्वपूर्ण अंग होगा इस प्रदेश में। इस विविध प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेश में चावल, गेहूं, चना, सोयाबीन और गन्ने की फसलों का प्रमुखता से उत्पादन किया जाता है। कपास, तिलहन, ज्वार, मक्का आदि भी प्रदेश की प्रमुख फसलें हैं। इस विविध कृषि उत्पादन वाले प्रदेश की मिट्टी के साथ कुछ समस्याएं भी जुड़ी हुई हैं। मिट्टी का क्षरण इनमें एक प्रमुख समस्या है। मिट्टी का क्षरण अर्थात कटाव पानी के तेज बहाव के कारण होने पर होता है। वर्षा के पानी के साथ तेज बहाव के कारण जमीन की ऊपरी परत बह जाती है। ढालू जमीन होने पर यह बहाव और भी तेज हो जाता है। भूमि संरक्षण की दिशा में चौथी पंचवर्षीय योजना के काल तक ही राज्य में बहुत अधिक सफलता प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन सुधारों की दिशा में राज्य सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है 1967 का भूमि सुधार योजना अधिनियम। प्रदेश में कृषि के अंतर्गत अधिक भूमि लाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने में सराहनीय कार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में वर्ष 1966-67 में कुल 80,95,000 हेक्टेयर भूमि आती थी, जबकि वर्ष 1994-95 की कृषि संगणना के अनुसार प्रदेश में कुल पड़त भूमि 1614,000 हेक्टेयर तथा काश्त योग्य पड़त भूमि 1476,000 हेक्टेयर रह गई थी। ये आंकड़े भूमि सुधार के इस कदम की सफलता की कहानी स्वयं कह रहे हैं। हमारे कदम निरंतर बढ़ते रहेंगे। हमारा पसीना हर रोज इस बंजर भूमि पर गिरकर उसे उपजाऊ बनाता रहेगा और माटी की गंध हर दिन और भी सौंधी होती रहेगी। हरे खेत लहरे नभ निर्झर जीवन शोभा उर्वर। हरे खेत लहरे नभ निर्झर जीवन शोभा उर्वर। विश्वकर्म रथ कोटि बाहु कर अगणित पद ध्रुव पथ पर। विश्वकर्म रथ कोटि बाहु कर अगणित पद ध्रुव पथ पर। जय जन भारत जन मन अभिमत जनगण विधाता। जय जन भारत जन मन अभिमत जनगण विधाता। जय जन